हेलो एंड वेलकम। इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक है इन्फ्लेशन। वहाँ से कैसे क्वेश्चंस जेके एसएसबी पूछ सकता है, इस लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगा। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल्ड ये लेक्चर पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा 20 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं 20 क्वेश्चंस में आ सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और हमेशा बोलता ही जाऊंगा और बोलता हूं हमेशा कि ये सिर्फ गेस है, गारंटी नहीं है इसकी। सवाल देखिए कैसे आ सकता है। डेफिनेशन छोड़िए, ये छोड़िए, ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइसेस का बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब कि प्राइसेस का कम होना, ये तो सबको पता है। लेकिन सवाल आ सकता है जब इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ता है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी कम होती है। जब डिफ्लेशन होता है मतलब प्राइसेस कम होते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी ज्यादा होती है। डिफ्लेशन की वक्त परचेजिंग पावर ज्यादा, इन्फ्लेशन के टाइम परचेजिंग पावर कम करेंसी का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आ सकता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल आरबीआई करता है पॉलिसी से, उसका नाम बताइए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी से, उसका नाम बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी आपके सिलेबस में नहीं है, रेपो रेट वो बाकी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। या तो फिर जेके एसएसबी पूछ रहा है ऐसे सवाल जो कि सिलेबस में नहीं है, अगर वहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, अच्छा, अभी आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, आपको दिया होगा क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर, फिर बताया जाएगा आप बताइए सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की स्पीड कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दिखाती है? हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे कम इन्फ्लेशन की स्पीड, क्योंकि ये वाले ऑन द बेस ऑफ स्पीड क्लासिफाई हुए हैं, कितनी परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो याद रखना है कम इन्फ्लेशन की स्पीड क्रीपिंग में। सवाल आ सकता है वॉकिंग का दूसरा नाम बताइए, ट्रोटिंग। अच्छा, सवाल आ सकता है डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस कम होते हैं, डिफ्लेशन में भी प्राइसेस कम होते हैं, तो डिफरेंस क्या है? आपको लिखना है डिसइन्फ्लेशन पॉजिटिव ग्राफ में आता है, ये नेगेटिव ग्राफ में आता है, और डिसइन्फ्लेशन मतलब अभी इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है, डिफ्लेशन मतलब डिफ्लेशन हो रहा है, सिंपल में। सवाल आ सकता है आपको कि आप बताइए ये जो इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं ये स्पीड पे है, डिफ्लेशन के 2-3 टाइप्स इधर हैं, ये स्पीड के बेसिस पे नहीं है, ये टाइम के बेसिस पे है, कितने टाइम तक डिफ्लेशन रहेगी, ये सवाल आ सकता है। सवाल आ सकता है अगर 6 महीने तक डिफ्लेशन रही तो रिसेशन। 6 महीनों को दो क्वार्टर भी बोल सकते हैं। क्या भरोसा यार, जेकेएसएस पे बोल दिया 6 महीने कितने क्वार्टर है, 2 क्वार्टर। किसी एंगल से भी सवाल आ सकता है। मुझे ये पहला वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इसका, इन्फ्लेशन का। सवाल आ सकता है, ये नहीं आ सकता, हाँ सवाल आ सकता है आप बताइए इन्फ्लेशन का एक बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट, नेगेटिव पॉइंट ऑन एम्प्लॉयमेंट। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यही आ गया। स्टैगफ्लेशन जो है उसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। चलो ग्रोथ को तो छोड़ो, इन्फ्लेशन भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, नहीं तो इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट आता है, स्टैगफ्लेशन उसी को बोलते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पे, चलो ये जर्मनी नहीं, थोड़ा सा लगता है नहीं है, ना 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 ना, उतना ज़्यादा प्रेफरेंस, मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसको छोड़ो फिलहाल, सप्लाई डिमांड मिसमैच से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है। हाँ, सवाल आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि सप्लाई कम होगी, डिमांड बराबर होगी तो इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा। सवाल आ सकता है इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? नीचे ऑप्शन होगा सप्लाई बराबर डिमांड बढ़ेगी, और एक ऑप्शन हो सकता है सप्लाई कम डिमांड ज्यादा। तो ये तीनों ऑप्शन की वजह से इन्फ्लेशन होता है। अच्छा, इससे भी इन्फ्लेशन, इससे भी इन्फ्लेशन, इससे भी इन्फ्लेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किससे होता है? जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। कोई बराबर नहीं रहा, एक बड़ा एक कम हुआ, तब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। डिफ्लेशन में भी आ सकता है कि सप्लाई बढ़ने से और डिमांड बराबर होने से डिफ्लेशन होता है, सप्लाई के बराबर डिमांड कम होने से डिफ्लेशन होता है, सप्लाई के ज्यादा डिमांड कम होने से सबसे ज्यादा
डिफ्लेशन होता है। इधर से ये सवाल आ सकता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में, हाँ कंज्यूमर साइड से इन्फ्लेशन जो होता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड प्रोड्यूसर साइड जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। आ सकता है सवाल, आ सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या है, या आप बताइए, सवाल ऐसे आ सकता है आप बताइए एक्सपेंडिचर खर्चा लोग करने से उससे इन्फ्लेशन डिमांड पुल होगी कि कॉस्ट पुश एक्सपेंडिचर। इधर तो याद रखना ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। याद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे। डायरेक्ट टैक्स कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, मैंने लिखा है ज्यादा होगा, सामान का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सामान पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स लोगों की इनकम पे होता है नॉर्मली। तो इनडायरेक्ट टैक्स सामान पे लगेगा, सामान महंगा होगा, इन्फ्लेशन हो गई। इधर इसको छोड़ो, ये आपने वैसे पढ़ा हुआ है उसमें, ये आपको पता भी है जो मैंने पढ़ा है फिस्कल पॉलिसी। इधर से आ सकता है हाँ भाई मॉनेटरी इन्फ्लेशन जब आरबीआई प्रिंट करेगा मोर करेंसी। छोड़ो इसको छोड़ो। बोतल नेक इन्फ्लेशन आया हुआ है, जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है 2 बार अभी तक, शायद टीचर एग्जाम में भी शायद मेरे हिसाब से कैसा है। बोतल नेक इन्फ्लेशन कब होती है? जब सप्लाई कम हो और डिमांड सेम रहे, मगर सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो, अचानक कम हो, जो कि हजार्ड्स और एक्सीडेंट से होती है। सिक्यूफ्लेशन भी आ सकता है जब एक या कुछ थोड़े थोड़े कमोडिटीज का प्राइस राइज हो जाए। हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इन्फ्लेशन, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन हो रहा है। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन, इसी हेडलाइन को माइनस करो फूड आइटम्स और फ्यूल कॉस्ट्स, कोर इन्फ्लेशन आएगा। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब नहीं है, रिप्रेजेंट इन्फ्लेशन नॉट इंपॉर्टेंट। फिलिप्स करो, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, लेकिन यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, याद रखना। ठीक है, फिलिप्स करो को ये याद रखना, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफ्लेशन जहां जहां है जो मैंने पढ़ा है उसका अपोजिट है, जो मैंने इन्फ्लेशन में बताया उसका अपोजिट डिफ्लेशन। सवाल ऐसे आ सकता है, आप बताइए इन्फ्लेशन होने से, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होने से जो लेंडर है, क्रेडिटर है, उसका लॉस होता है कि फायदा होता है? लॉस होता है। डेटर बोरोवर का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अच्छा, सेविंग जो करता है उसका लॉस होता है कि प्रॉफिट? लॉस होता है। ठीक है, अच्छा ये भी करेंसी का वैल्यू, परचेजिंग पावर, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर, करेंसी का वैल्यू डिक्रीज होता है, परचेजिंग पावर। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ ना कैसे होता है, ऊपर मैंने बताया। इसमें सवाल नहीं आएगा, इसमें सवाल इतना ही आएगा इन्फ्लेशन से बताइए परचेजिंग पावर करेंसी का क्या होता है? कम होता है। डिफ्लेशन होने से करेंसी का परचेजिंग पावर ज्यादा होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन से कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंपोर्ट का क्या होगा? इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन होने से इंपोर्ट डिक्रीज होगा। देखो मैं एक्सप्लेन यहां पे नहीं कर सकता, चलो एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग में ये ज्यादा उठेगा कंफ्यूजन। इधर सिंपल है भाई, सिंपल है। मैं यहां पे एक बंदा हूं कंट्री के अंदर, और मैं एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन हो गई, मतलब डॉलर एक 50 का था, एक यही डॉलर है 70 रुपीज का। डॉलर भी आप मान लो, इसका भी इन्फ्लेशन हो गया। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करूंगा, ज्यादा से ज्यादा, क्यों? क्योंकि वहां से $1 आएगा ना, अब उसके बदले मुझे 50 पैसे नहीं 70 पैसा मिलेगा। तो कोशिश करूंगा मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि $1 आएगा तो 70 रुपीज इन्फ्लेशन हुआ है ना डॉलर का। तो याद रखना है आपको, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, इंपोर्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल वीडियोस में सब कुछ समझाया हुआ है। डिमांड इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन से, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट भी मोर। ठीक है, टैक्स पेयर जो होते हैं उनका इन्फ्लेशन से गेन नहीं होता, लॉस होता है। टैक्स कलेक्टर का गेन होता है। ये सीधे आप डायरेक्ट पॉइंट याद रखो। इन्फ्लेशन से अगर 2 मार्क्स 1 मार्क्स आता है तो यहां से भी आ सकता है। फिक्स्ड इनकम वाले का लॉस होता है, ये छोड़ो, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, ये याद रखना। एग्रीकल्चरलिस्ट याद रखना, बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर, इनका गेन होता है। जमीन किसी जगह महंगी होती है ना भाई, महंगाई से उसका फायदा आता है ना, या अनाज वनाज बेचना है तो महंगाई हो गई तो ज्यादा पैसा आ गया।
इन्फ्लेशन मेजरमेंट याद रखना है आपको, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको इतना इतना याद रखना है। इसमें सिर्फ गुड्स है, इसमें दोनों है, गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस मेजर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कैलकुलेट करता है, यहां पे याद रखना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एमओसीआई के अंडर आता है। यहां पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या जो एनएसओ बनने जा रहा है एमओएसपीआई में, जो एनएसओ बना एमओएसपीआई पे आ रहा है। यहाँ पे गुड्स कितने आइटम्स हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज है, दोनों सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस भी है। कितने आइटम्स है मैंने नोट डाला हुआ है, ये आप खुद ही देख लो, मुझे खुद याद नहीं फिलहाल। बेस ईयर यहाँ पे 211, 12 और ये 2012, 2011, 12 और 12। अच्छा, एक बात कहूँ मैं आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, सर्च करना। इसमें शायद ये जो चैनल है इसमें शायद 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर है और इसमें 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर है, जो ये है JKSSB वाली। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सर्च करो और आपको ये नाम आएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आगे वहाँ पे और भी कोर्सेज होने चले। ये पेड कोर्स कोई ज्वाइन नहीं करेगा, याद रखना, पेड कोर्स कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आगे कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर केएस में ज्वाइन नहीं होगा। बहुत सारे बता रहे हैं केएस में करो, लेकिन नहीं होगा, जब तक मैं ना बताऊं तब तक नहीं होगा, ठीक है। चाहे कोई बताए भी कि हमें ज्वाइन होना है। अभी मैं सबसे ज़्यादा डर रहा हूँ, ज़्यादा बैच लेने से, ज़्यादा स्टूडेंट्स लेने से। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इतना ही बताना है आपको। बाय।